हाँ, तो देखिए बच्चों, आज अपने करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोवरिंग प्लांट्स का पार्ट नंबर 24। ये नंबर है मेरे, कोई दिक्कत हो तो आप कॉल कर सकते हो। देखिए, पिछली क्लास में अपनों ने पढ़ा था भ्रूण पोष और उसके प्रकार। ठीक, आज अपने करेंगे द्विबीजपत्री पादपों में भ्रूण का परिवर्धन। द्विबीजपत्री पादपों में भ्रूण का परिवर्तन, तो एम्ब्रियोनिक या एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन डाइकोट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट या एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन डाइकोट, द्विबीजपत्री पादपों में भ्रूण का परिवर्तन। ठीक, देखिए सबसे पहले एक टर्म और भी है यहां पर, भ्रूणोद्भव, एम्ब्रियोजेनेसिस। भ्रूणोद्भव, एम्ब्रियोजेनेसिस, इसका मतलब क्या हो गया? युग्मन से भ्रूण बनने की जो प्रक्रिया है ना, उसको अपने कहते हैं भ्रूणोद्भव। युग्मन से भ्रूण बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? भ्रूणोद्भव। तो अपने बात करें एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन डाइकोट, यानी द्विबीजपत्री पादपों में भ्रूण परिवर्धन। तो मैं सिर्फ लिख रहा हूं भ्रूण परिवर्धन, और भ्रूण परिवर्तन किस में पढ़ रहे हैं अपने? डाइकोट में। ठीक, मोनोकोट के बारे में अपने नहीं करेंगे, वो अपने सिलेबस में नहीं है। अब देखिए, द्विबीजपत्री पादपों में भ्रूण परिवर्तन का अध्ययन हेनस्टीन वैज्ञानिक ने किया था। भ्रूण परिवर्तन का अध्ययन किसने किया था? हेनस्टीन। डाइकोट में भ्रूण परिवर्तन किस प्रकार होता है, इसका अध्ययन किसने किया? हेनस्टीन ने। और किस प्लांट पर उन्होंने ये अपना काम किया था? कैप्सेला। किस पर? कैप्सेला, जो कि क्रूसिफेरी कुल का सदस्य है। ठीक, अब देखिए, जो भ्रूण परिवर्तन है वो किस प्रकार होता है। तो सबसे पहले आपको याद होगा, अपनों ने निषेचन की बात की थी और वहां पर युग्मनज का निर्माण किया था। तो ये मान लीजिए अपना युग्मनज है, निषेचन हो गया है, और निषेचन के फलस्वरूप क्या बना है? ये युग्मनज। ठीक, वैसे तो दोहरा निषेचन हुआ था, आपको पता ही है। ठीक, एक निषेचन से युग्मनज बना था और दूसरे निषेचन से प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बनी थी। प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका। तो भ्रूणपोष के बारे में तो उन्होंने पढ़ ही लिया है, तो अब इसको अपने छोड़ते हैं, सिर्फ अपने बात करेंगे युग्मनज की, और इसमें आगे क्या क्या चेंजेस आएंगे, क्या क्या परिवर्तन आएंगे, किस प्रकार भ्रूण बनेगा, वो देखते हैं। तो देखिए, ये जो युग्मनज है, ठीक, इस युग्मनज को अपने समझने के लिए बार मैं यहां पर शो कर रहा हूं। ठीक, यानी अपने युग्मनज को समझने के लिए बाहर निकाल लिया है। ये अपना क्या है? युग्मनज, जाइगोट। ठीक, अब देखिए, इस युग्मनज में सर्वप्रथम अनुप्रस्थ विभाजन होगा भी। किस प्रकार का विभाजन होगा? अनुप्रस्थ, जिससे दो कोशिकाएं बनेगी। कितनी कोशिकाएं? दो कोशिकाएं। ठीक, ये जो जाइगोट है, इस जाइगोट को मैं ऊपर बना दूं थोड़ा सा, ताकि नीचे अपने पास काफी स्पेस रहे। ये मान लीजिए जाइगोट।
और पहला विभाजन क्या होगा, अनुप्रस्थ, ठीक। और इस विभाजन के फलस्वरूप दो कोशिकाएं बनेगी। इस तरीके से दिखा दिया उन्होंने कि विभाजन हो गया और कितनी कोशिकाएं बन गई, दो कोशिकाएं बन गई ये भी। अब देखिए, जो कोशिका बीजांड द्वार की ओर है, ठीक है, यानी वह कोशिका जो बीजांड द्वार की ओर है उसको अपने कहते हैं बेसल सेल। यानी ये जो सेल है ये बीजांड द्वार की ओर है, इसको कहेंगे अपने बेसल सेल, और नीचे वाली सेल को एम्ब्रियोनल सेल। एम्ब्रियोनल सेल, ठीक है। तो इसको मैं लिख भी देता हूं ताकि आप अपनी कॉपी में नोट कर सको, ठीक है। तो क्या लिखा है अपनों ने, या क्या बताया था मैंने कि भ्रूण परिवर्धन के बारे में आइंस्टीन ने बताया कैप्सुला पादप पर अध्ययन करते हुए, ठीक। और जो युग्मनज है, युग्मनज, इसमें जो पहला विभाजन है ना वो क्या होगा, अनुप्रस्थ। क्या होगा, अनुप्रस्थ, जिससे कितनी कोशिकाएं बनेगी भी, दो कोशिकाएं, ठीक है, दो कोशिकाएं। जो कोशिका बीजांड द्वार की ओर होगी, जो कोशिका या वह कोशिका जो बीजांड द्वार की ओर है उसको अपने क्या कहते हैं, बेसल सेल, यानी आधारी कोशिका। और जो निभाग की ओर होती है, ठीक, निभाग की ओर होती है उसको अपने कहेंगे एम्ब्रियोनल सेल, एम्ब्रियोनल सेल, यानी भ्रूणीय कोशिका, ठीक है। अब देखिए, जो आगे के जो विभाजन है ना, आगे के विभाजन है, यानी आगे बेसल सेल में भी विभाजन होंगे और एम्ब्रियोनल सेल भी बारी बारी विभाजित होगी। ये दोनों कोशिकाएं साथ विभाजित होती है, ये नहीं है कि पहले बेसल सेल विभाजित होगी फिर एम्ब्रियोनल, या पहले एम्ब्रियोनल फिर बेसल, ये नहीं है। दोनों कोशिकाओं में विभाजन साथ साथ होंगे, लेकिन दोनों कोशिकाओं से जो स्ट्रक्चर बनेगी वो अलग अलग होगी भी। इससे कुछ अलग बनेगा और एम्ब्रियोनल सेल से कुछ अलग बनेगा। बता दूं मैं आपको, इसमें जो विभाजन होगा तो अनेक विभाजनों के फलस्वरूप इससे बनेगा निलंबक, सस्पेंसर, और इससे बनेगा भ्रूण, ठीक है। अब देखिए, जो आधारीय कोशिका है ना, कौन सी कोशिका, आधारीय कोशिका, उसमें तो अनुप्रस्थ विभाजन होगा। जो आधारीय कोशिका है, अपने आगे देखें, अगला जो चरण है कि जो आधारीय कोशिका है, ठीक है, इसमें किस प्रकार का विभाजन होगा, अनुप्रस्थ, और इसमें किस प्रकार का विभाजन होगा, ऊर्ध्व, ठीक। तो अपने को इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई देगी भी। इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई देगी और इसको अपने कहते हैं टी शेप्ड स्ट्रक्चर, टी शेप्ड
अब देखिए यहां पर ये जो आपको दो कोशिकाएं दिखाई दे रही है ना, इनको कहते हैं सस्पेंसर सेल, निलंबक कोशिकाएं। और ये जो दो सेल है ना, एक और दो, इनको कहते हैं एम्ब्रियोनल सेल, भ्रूणीय कोशिकाएं। अब देखिए आगे जो है वो अपने बात करते हैं पहले सस्पेंसर सेल की। तो सस्पेंसर सेल कितनी दिखा दी अपनों ने, अब दो हो गई है अभी। इन दोनों कोशिकाओं में अनुप्रस्थ विभाजन ही होगा और नीचे वाली कोशिकाओं में ऊर्ध्व विभाजन। ठीक है, तो अगला जो विभाजन है ना, सस्पेंसर कोशिकाओं में, निलंबक कोशिकाओं में तो अनुप्रस्थ होगा और भ्रूणीय कोशिकाओं में ऊर्ध्व होगा। ठीक, यानी पहले भी ऐसा ही हुआ है। तो इस प्रकार 4 ये सेल बन जाएगी, 4 ये बन जाएगी। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं अपने। इस तरीके से। ठीक, ये जो स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं क्वाड्रेंट। या चतुष्क अंश, चतुष्कांश। ठीक, चतुष्कांश कह लो या क्वाड्रेंट कह लो, आप इंग्लिश वाले नाम याद रखिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्वाड्रेंट। ठीक, तो ये 4 तो अपनी 1 2 3 4 ये तो वही भ्रूणीय कोशिकाएं हैं। और ये 4 कोशिकाएं क्या बन गया, 1 2 3 4, 4 कोशिकाएं क्या बन गया, निलंबक, यानी सस्पेंसर। ठीक, इतना हो गया अभी अपना। आगे देखिए, आगे जो निलंबक कोशिकाएं हैं उनमें तो अनुप्रस्थ विभाजन ही होगा और जो भ्रूणीय कोशिकाएं 4 है उनमें भी अब अनुप्रस्थ विभाजन ही होगा, जिसके फलस्वरूप 8 भ्रूणीय कोशिकाएं बनेगी। यानी यहाँ पर भी अनुप्रस्थ विभाजन होगा जिससे 8 निलंबक कोशिकाएं बन जाएगी और यहाँ पर भी अनुप्रस्थ विभाजन ही होगा। ठीक, जिसके फलस्वरूप 8 भ्रूणीय कोशिकाएं बन जाएगी। तो ये अपना ए डायग्राम मान लीजिए, इसको बी दे दीजिए, इसको सी, इसको डी, इसको ई और एफ मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, जिसमें 8 भ्रूणीय कोशिकाएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको कहते हैं अपने अष्टकांश या ओक्टेंट। और ये अपना 8 कोशिकीय क्या हो गया,
निलंबक यानी सस्पेंसर। अब एक बात और देखिए, इस निलंबक की वह कोशिका जो बीजांड द्वार की ओर है, तो बीजांड द्वार की ओर कौन सी कोशिका है? यही है, ठीक है। इस निलंबक की वह कोशिका जो बीजांड द्वार की ओर है वो ये है, ऊपर वाली। ये आकार में बड़ी हो जाएगी भी, आकार में क्या हो जाएगी? बड़ी। ठीक, और इसको अपने कहेंगे अब चुस्कांगी कोशिका। ओस्टोरियल सेल, चुस्कांगी कोशिका। और ये क्या करेगी? बीजांड के जो उत्तक है उनसे पोषक पदार्थों का चूषण करेगी, और चूषण करने के बाद में ये जो पोषक पदार्थ है निलंबक से होते हुए परिवर्तित होते हुए भ्रूण को उपलब्ध होंगे। यानी चुस्कांगी कोशिका बीजांड के जो उत्तक है, जो द्विगुणित उत्तक है बीजांड के, उनसे चुस्कांगी कोशिका पोषण को प्राप्त करेगी या पोषण का चूषण करेगी, और वो पोषक पदार्थ निलंबक से होते हुए परिवर्तित होते हुए भ्रूण को मिलेंगे, यानी इन कोशिकाओं को मिलेंगे। अब एक बात और देखिए, निलंबक की वह कोशिका जो भ्रूण के पास है, यानी यही है निलंबक की वह कोशिका जो भ्रूण के पास है, यानी ये, इसको अपने कहते हैं हाइपोफाइसिस। क्या कहते हैं? हाइपोफाइसिस। ठीक है, ये जो कोशिका इसको अपने कहेंगे हाइपोफाइसिस। अब देखिए, ये जो हाइपोफाइसिस है यह भ्रूण के साथ मिलकर मूलांकुर व मूलगोप का निर्माण करती है। हिंदी में कहते हैं अधः स्फीतिका। और यह कोशिका भ्रूण के साथ मिलकर मूलांकुर व मूलगोप का निर्माण करती है। ठीक है, अब देखिए, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, यानी ये जो 8 कोशिकाएं हैं, इनमें ये जो 4 कोशिकाएं हैं, 1 2 3 4, जो हाइपोफाइसिस की तरफ है या हाइपोफाइसिस के निकट है या बीजांड द्वार के निकट है या बीजांड द्वार की तरफ है, ये 4 कोशिकाएं, इनको कहते हैं हाइपोबेसल सेल। ये 4 अंदर वाली, ठीक, इनको क्या कहेंगे? हाइपोबेसल सेल्स। और ये जो 4 कोशिकाएं हैं, 1 2 3 4, इनको कहेंगे एपीबेसल। इनको क्या कहेंगे? एपीबेसल। तो हाइपोबेसल और एपीबेसल। ठीक, अब देखिए, जो हाइपोबेसल कोशिकाएं हैं, हाइपोबेसल कोशिकाएं ये निर्माण करेगी हाइपोकोटिल का।
ये हाइपोकोटिल क्या है वो अपने आगे देखेंगे। हाइपोबेसल कोशिकाएं किसका निर्माण करेगी? हाइपोकोटिल का, जिसको हिंदी में कहते हैं अधोबीज पत्र। अधोबीज पत्र। और जो एपीबेसल कोशिकाएं हैं, एपीबेसल जो कोशिकाएं हैं, ये निर्माण करेगी दो बीजपत्रों एवं परांकुर का, यानी 2 कोटिलिडन्स जो दो बीजपत्र है उनका निर्माण एपीबेसल कोशिकाएं करेगी। और साथ में जो परांकुर है प्ल्यूम्यूल, इसका निर्माण भी एपीबेसल कोशिकाएं करेगी। आप इतने देखिए, इसको समझने का प्रयास कीजिए। हाँ, अब देखिए, ये जो अपना ऑक्टेंट है, यानी जो अष्टकांश है, इसकी प्रत्येक कोशिका में परिणतिक विभाजन होगा। अभी इसकी प्रत्येक कोशिका में कैसा विभाजन होगा? परिणतिक। तो ये अपना क्या था? ऑक्टेंट। हिंदी में कहते हैं अष्टांशक। हिंदी में क्या कहेंगे? अष्टांशक। ठीक है, अष्टांशक। ठीक है, तो ये हिंदी वाले नाम थोड़े बोलने में भी दिक्कत ही आती है, इससे अच्छा है आप इंग्लिश में याद रखना। क्वाड्रेंट, ऑक्टेंट, एपीबेसल, हाइपोबेसल। अब देखिए, ये जो ऑक्टेंट है जिसमें 8 कोशिकाएं हैं, प्रत्येक कोशिका में परिणतिक विभाजन होगा। यानी ये जो 8 कोशिकाएं आपको दिखाई दे रही है, इन 8 कोशिकाओं में परिणतिक विभाजन होगा, यानी 8 कोशिकाओं में परिणतिक विभाजन होता है। और इन विभाजनों के फलस्वरूप 3 क्षेत्र बनेंगे, या 3 स्तर, 3 लेयर्स बनेगी। वो भी अपने डायग्राम में शो कर देते हैं भी। इस प्रकार से। ठीक है, तो अब अपन यहाँ पर कोशिकाएं भी बना देते हैं।
इस तरीके से ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी भी। देखिए यहाँ पर ये तो अपनी शुष्कांगी कोशिका होगी, ये निलंबक हो गया। जो सबसे बाहरी परत है कोशिकाओं की, ये 3 बनाई है, 1 2, ये सेंटर में हो गया। यानी यहाँ पर कोशिकाओं के 3 क्षेत्र बन गए हैं या 3 समूह बन गए हैं। ठीक, सबसे बाहर वाला, ये सेंटर वाला और ये बीच का, एक ये दूसरा और ये तीसरा। तो सबसे बाहर है उसको अपने कहते हैं डर्मेटोजन। क्या कहेंगे? डर्मेटोजन। और ये आगे जाकर बाह्य त्वचा का निर्माण करेगी भी। जो प्लांट की जो बाह्य त्वचा है ना, उसका निर्माण करेगी। किसका निर्माण करेगी? बाह्य त्वचा का। ठीक। और बीच में है ग्राउंड मेरिस्टेम। ग्राउंड मेरिस्टेम, वर्ण उत्तक। और ये जो ग्राउंड मेरिस्टेम है, ये आगे जाकर वर्ण उत्तक का निर्माण करेगा, जिसमें कोर्टेक्स है, ठीक, एंडोडर्मिस है वगैरह आते हैं। कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस, ठीक। तो ये सब हाइपोडर्मिस भी है, ठीक। हाइपोडर्मिस हो गया, कोर्टेक्स हो गया, एंडोडर्मिस है, ये सब वर्ण के भाग है जिनका निर्माण करेगा ग्राउंड मेरिस्टेम। और सबसे अंदर जो है उसको कहेंगे अपने प्रोकैम्बियम। क्या कहेंगे? प्रोकैम्बियम। प्राक एधा, हिंदी में क्या कहते हैं? प्राक एधा। और नाम से ही पता चल रहा है कि जो प्राक एधा है वो आगे जाकर संवहन उत्तकों का निर्माण करेगी भी। वेस्कुलर टिश्यू, संवहन उत्तकों का निर्माण, यानी जाइलम और फ्लोएम। तो ये 3 चीजें हो गई भी, ठीक, या 3 तरह के क्षेत्र हो गए हैं। डर्मेटोजन, ग्राउंड मेरिस्टेम और प्रोकैम्बियम, प्राक एधा। ठीक है। डर्मेटोजन को अपने हिंदी में कहते हैं बाह्य त्वचा जन। उनके काम भी मैंने लिख दिए हैं। अब देखिए ये जो स्ट्रक्चर है इसको अपने कहते हैं ग्लोब्यूलर। ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। ठीक, आज इतना ही करते हैं, आगे थोड़ा बहुत और है जो अपने अगली क्लास में करते हैं।